आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राहुल गांधी, पुलिस ने काफिले को रोका। 2 घंटे जूझने के बाद प्रियंका और राहुल दिल्ली लौटे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस पार्टी कर रही है ड्रामा, वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुसलमानों का हमदर्द बताने की कर रही है कोशिश। और अखिलेश यादव ने संभल घटना को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को दिया अंजाम। रुड़की पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बोले योजनाओं को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बता देंगे पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के संभल में काफी हिंसा का माहौल बना हुआ था, जिसका जायजा लेने के लिए आज कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जा रहे थे, लेकिन उनको गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने काफ़ी देर तक संभल जाने के लिए पुलिस से बातचीत की। तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। उनके काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और कहा गया कि हम संभल जाने की, राहुल ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो इस पर भी राज़ी नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वो जाने देंगे। ये विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने मुझे जाने देना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये नया भारत है, ये संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ वहीं राहुल गांधी को संभल जाने से गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन ये भी करने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस के साथ पास कोई जवाब नहीं है। ये जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है शायद। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे संभल का। सरफराज अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, राहुल गांधी आज जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। किस तरह के हालात हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभल में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिससे कि कोई भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जनपद संभल में प्रवेश न कर सकें। उसके लिए जगह जगह पुलिस मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। जितनी भी गाड़ियां जनपद संभल के आसपास बॉर्डर से गुजर रही हैं, उन सबको गहनता के साथ चेक किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल, अभी खबरें आ रही हैं कि संभल में, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि संभल में फ़िलहाल हालात कैसे हैं, जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ क्या चीज़ें सामान्य हो रही हैं जिस तरह से प्रशासन बता रहा है। और दूसरी खबर के कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है।
क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद संभल में इस समय हालात सामान्य हैं और बाजार भी खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, इंटरनेट भी वहाँ सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और जैसे कि बताया गया है एसपी संभल द्वारा कि वहाँ पर एक सर्च अभियान चलाया गया था जिसमें नगर पालिका की टीम को लेकर नालों की सफाई की गई थी। उसके दौरान वहाँ पर जो है जामा मस्जिद के पास से विदेशी कारतूस बरामद किए हैं। इसमें पाकिस्तान में बने 9 mm पिस्टल के खोखे और अमेरिका में बने 12 बोर के विंचेस्टर कारतूस शामिल हैं। तो इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मतलब हालात अभी सामान्य है, लेकिन वहां पर हालात सामान्य है, सब कुछ रोज की तरह है, मार्केट खुल रही है, लोगों का आना जाना भी अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन भारी लोगों पर 10 तारीख तक रोक लगी हुई है। यानी संभल में कोई भी बाहर से बाहरी लोग नहीं आएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज हमसे बात करने के लिए और ताज़ा तफसीलात देने के लिए। तो 10 तारीख तक अभी पूरी तरह से संभल में बाहरी लोगों पर रोक लगाई गई है। साथ ही अब वहां पर जो है नगर पालिका की मदद से नालियों की सफाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि विदेशी कारतूस और विदेशी जो गोलियां होती हैं वो वहां से बरामद की गई हैं। पाकिस्तान का भी इसमें कनेक्शन अब जोड़ दिया गया है और इस तरह की वहां पर खबरें, लेकिन आज राहुल गांधी को नहीं जाने दिया। वहीं संभल घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। ये वो क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, इंसाफ दिलाने का काम नहीं कर रही है। स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह बादल के पर गोली चलाई जाने पर भी उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो? साथ ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संभल की घटना पर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो हैं सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है। और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हमीरपुर जिले के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वें जन्मोत्सव के अवसर पर राठ पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि संभल में हुए बवाल में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद की साजिश रची गई थी। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संभल वहां के हालातों का जायजा लेने को पहुंचे, लेकिन इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। पहला ड्रामा सपा पार्टी ने किया था, अब कांग्रेस पार्टी ड्रामा करने संभल पहुंच रही है और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुसलमानों का हमदर्द बताने की कोशिश कर रही है। कि संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के ही विधायक दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उन लोगों ने आपस में संघर्ष किया, 4 लोग मारे गए। और समाजवादी पार्टी तो सदैव दंगाइयों के साथ रहती, गुंडों के साथ रहती, अपराधियों के साथ रहती, माफियाओं के साथ रहती है। पहले उन्हीं के विधायक सांसद आपस की लड़ाई में 4 लोगों को मार डालते हैं और फिर उन मुआवजा बांटते हुए प्रतिनिधि मंडल भेजने का ड्रामा करते हैं। और लेकिन उनके ड्रामे को संभल की जनता भी, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ गई। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये ड्रामा है। मुस्लिम वोटों के लालच में पहले समाजवादी पार्टी का एक शो हुआ, अब दूसरा शो कांग्रेस कर रही कि वो भी मुसलमानों की हमदर्द ये दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ कोई दंगा ही नहीं हुआ, वहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है,
जाकर के ये माहौल अगर बिगाड़ना चाहते हैं तो माहौल उत्तर प्रदेश का बिगाड़ने की दम किसी में नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभल से जाने से रोकने का सिलसिला भाजपा सरकार का लगातार जारी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, लेकिन उन्हें रोका गया और हमारे सांसदों पर FIR की गई है। कल अखिलेश यादव ने सदन में इस पूरी बात को रखा है और सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया है, उचित कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन इतना कहने के बाद भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। में जाने से रोकने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगातार जारी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल माता प्रसाद पांडे जी, जो हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में है, सीनियर नेता हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ 15 लोगों का एक सदस्य कमेटी बनाया था, प्रतिनिधिमंडल बनाया था। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दुख की बात है कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल ख़राब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल ख़राब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहाँ पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल ने कहा है कि संभल जिले में पाकिस्तानी कारतूस बताए जा रहे हैं, उसे साबित होता है कि सरकार की कमजोरी है, बॉर्डर फोर्स की कमजोरी है। कोई पाकिस्तान से कारतूस जेब में रखकर लाता है, वो कैसे हिंदुस्तान आया, इसकी जांच कराई जाए। आप बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य और राजभर दोनों नौटंकी हैं, इन्हें कोई सीरियस नहीं लेता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की, हमारी BSF की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। अगर कोई पाकिस्तान का कारतूस जेब में रख के लाता है तो आप बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं भाई? बॉर्डर पे तलाशी ले रहे हैं आप? कोई जनता थोड़ी कर रही है, बॉर्डर पे BSF कर रही है, केंद्रीय सरकार है बॉर्डर पे। अगर एक भी कारतूस, एक भी असला पाकिस्तान से आता है तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कमजोरी है, हमारे केंद्रीय सरकार की कमजोरी है। क्यों आया, इसकी जांच कराए। ये तो इनको तो कोई सीरियस लेता नहीं, केशव प्रसाद जी को, ये तो खुद ही नौटंकी है। राजभर जी को और इनको कोई विधानसभा में सीरियस नहीं लेता। इनको तो आप सभी प्रेस वाले भी लोग जानते हैं। अभी वहीं झांसी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी को जिस तरह से संभल जाने से रोका जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पीड़ितों का दमन करना है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बांग्लादेश पर कहा कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। साथ ही संभल के दुर्घटना को आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि जिस तरीके से आजकल मंदिर मस्जिदों का विवाद चल रहा है, उससे देश में भाईचारा खत्म हो गया है। इस वक्त मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी के साथ में। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे संभल को लेकर, जहां आज राहुल गांधी गए थे, उनको रोक दिया गया है। आखिर क्या वजह ऐसी है जो राहुल गांधी को संभल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा? मंत्री जी, हमारे देश की सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हर दिन मखौल उड़ाने का काम, संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उन अधिकारों को हर दिन बाधित किया जा रहा है। और जिस तरह से संभल के अंदर जानबूझकर घटनाएं की गई और उसके बाद घटना एक जांच का विषय है, लेकिन वहां अगर पीड़ित लोगों से मिलने के लिए किसी भी दल के अगर कोई नेता जाना चाहे तो उन्हें रोकना अलोकतांत्रिक है। कोई शांति से जा रहा, किसी का
घर में अगर किसी की मौत हो गई, मैयत हो गई, तो उनको सांत्वना देने के लिए वस्तु स्थिति जानने का हक हर व्यक्ति का है। और एक राष्ट्रीय दल के और लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, आज विपक्ष के नेता हो, प्रतिपक्ष के नेता हो, सबके बराबर से हक है। लेकिन जानबूझकर लीडर ऑफ अपोजिशन के अधिकारों को कुचला जा रहा और उनके साथ जिस तरह पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री, जिस तरह देखा जाए कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसमें लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जानबूझ के सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। अगर देश के सबसे बड़े मंदिर के अंदर सबसे बड़ी महापंचायत जहाँ होती है, जहाँ अरबों लोगों के भाग्य पर चर्चा होती है, वहां पर भी अगर अपनी आवाज कोई सांसद नहीं उठा पाए और जानबूझ के सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दे और फिर विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़े, ये ठीक बात नहीं है। अगर कोई भारत माता से संबंधित विषय है, राष्ट्र हित से संबंधित विषय है, उस विषय पर चर्चा कराना सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेहिता है और उनको इस तरह से उन मुद्दों को पटल पे न लाने देना ये बताता है कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई। आज क्या कारण है बांग्लादेश जैसा छोटा देश जिसको हमने अपने सर से बनाया, उस देश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, भारत सरकार चुप बैठी, पूरे देश में आंदोलन हो रहे, विपक्ष के लोग भी मांग कर रहे, हमारे नेता भी मांग कर रहे, लेकिन बांग्लादेश के संबंध में भी कोई नीति नहीं है, अडानी के संबंध में भी कोई नीति नहीं है, किसानों के संबंध में कोई नीति नहीं है। किसानों पे फिर दिल्ली के अंदर जुल्म ढाने का काम किया जा रहा है। मंत्री, जैसे आज के लिए ट्रेंड चल रहा है कि हर मंदिर मजार के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर को दर्शाया जा रहा है, इसको लेकर ये अच्छी नीयत नहीं है। राष्ट्र हित में हर चीजों को कुरेदना, जिन चीजों से देश के अंदर हमारा भाईचारा खत्म होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जहाँ जो हमारे मंदिर हैं और जो हर स्थान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डालना और किस उद्देश्य से डालना, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह के कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं वो भारत माता के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, सोबती गुलाम गोस्का थे। जीवन साय की मजार पर आज भी सबसे पहली चादर देवी सिंह कुशवाहा के परिवार के द्वारा चढ़ाई जाती रही। उस साल आदिल खा के लोग मुरली मनोहर मंदिर के बाहर शहनाई बजाते थे। रहीम रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना के भजन लिखे हैं। तो ये जो हमारी कौमी एकता है, जो भाईचारा है, उस भाईचारे को खतरे में डालने के लिए अगर कोई बुरी नीयत से काम कर रहा तो उन्हें कम से कम जो हमारा पूजा स्थल अधिनियम 1991 को निचली अदालतों को जरूर देखना चाहिए। 1991 का कानून इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि आपस में लड़ाई नहीं हो और जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु पर सारे लोग सहमत हैं। मंत्री, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसको लेकर विपक्ष ईवीएम पे आरोप लगा रहा है। ईवीएम से कह रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। अब तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बना है। देखिए, उसकी जो नीयत है वो नीयत ठीक नहीं है। कभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ कि इतने बहुमत भले ही उन्होंने चुराया हो, उसके बावजूद उनके यहाँ तय नहीं हो पा रहा। तो ये साफ प्रदर्शित होता है उनके जो और संगठन है, चाहे आरएसएस हो, चाहे उनके बड़े नेता हो, वो बार बार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक वहां पर स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो वहाँ की विधानसभा इस हिसाब से भंग हो चुकी है, तो क्या राष्ट्रपति शासन बनना चाहिए महाराष्ट्र? इस तरह के लोग जहाँ
उनकी सरकार बनना है, वहाँ राष्ट्रपति शासन की जरूरत। 1 साल तक अगर सरकार के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो तो वो 1 साल तक भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। सैया भय कुतवाल तो फिर डर का आएगा। सारी चीजें गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक ही दौड़ में रहते हैं कि कैसे सत्ता पर भाजपा काट। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, जिन्होंने कहा कि सरकार सत्ता के दबाव में सारे काम लेती है, विपक्ष को दबाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन नईम खान के साथ सुल्तान आती मुंसिफ टीवी झांसी। उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि उत्तराखंड की सरकार एक जनप्रिय सरकार है जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए धामी सरकार बेहद गंभीर है। हिल स्टेशन होने के बावजूद भी यहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में धामी सरकार का अहम योगदान है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। दुष्यंत गौतम आज भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के आवास पर पहुंचे थे। उत्तराखंड की सरकार एक जनप्रिय सरकार है और देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस रास्ते पे चलती हुई सरकार है। गौरवशाली मुख्यमंत्री लगातार जनता के विकास के लिए, लोगों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए और जो पलायन की समस्याओं को हल के लिए अपने आप को समर्पित भाव से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि हिल स्टेशन है, हिल है, आपदा भी आती रहती है, लेकिन आपदा में पहला व्यक्ति जो खड़ा वो दिखाई देता है, यहाँ का मुख्यमंत्री दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि और 11 घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 6 घायलों को हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर इटावा हाईवे पर सिकंदरा सूर्या ओवरब्रिज पर नेशनल हाईवे के मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान झारखंड से हरियाणा जा रही कार जिसमें 8 लोग सवार थे, अचानक से ड्राइवर को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर सामने खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया और हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार में सवार 2 युवक, 2 महिलाएं, 4 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर सिकंदरा क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा और एसडीएम श्याम नारायण शुक्ला ने सभी घायलों को सिकंदरा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूर्या पुल पर एक कार द्वारा अनियंत्रित होकर एनएचआई पर सफाई कर रहे लेबरों को टक्कर मार दी गई, जिसमें 2 लेबर लोग की डेथ हुई है। बाकी 13 लोग घायल हैं, जिसमें से 5 लोगों को सीएचसी सिकंदरा से जिला अस्पताल माती रेफर किया गया है। बाकी हम लोगों के द्वारा जो भी वैधानिक। खबर बांदा जिले के बबेरू तहसील से है, जहां बबेरू नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें आज नामांकन स्थल पर नामांकन कराने वालों की सरगर्मी तेज रही, जिसमें कुल 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है। वहीं 3 उम्मीदवार कल सोमवार को से नामांकन कर चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी से वासुदेया देवी, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता, कांग्रेस पार्टी से रामनरेश मिश्र, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड पार्टी शिव प्रकाश मलिक, फुल्लन सोनी, आज़ाद समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 16 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वहीं नामांकन स्थल पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके आज नामांकन में हम जनपद की पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आप किन किन मुद्दों के साथ नगर पंचायत के चुनाव? इस बबेरू नगर पंचायत में आज तक जो भी परंपरागत तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उनको ना तो सुधारा गया है, ना तो बदलने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नगर निकाय उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन आज था। इस मौके पर भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी देवी गुप्ता ने अपने पति की फोटो के साथ नामांकन किया। भाजपा की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए लक्ष्मी गुप्ता ने पार्टी पदाधिकारियों और पलिया विधायक रोमी साहनी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बता दें कि ये उपचुनाव नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है, जो हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता केबी गुप्ता के निधन के बाद रिक्त हुआ था। हो रहा है हमारे केबी गुप्ता जी को 5 साल के लिए पब्लिक पलिया के लोगों ने चुना था, लेकिन 1.5 वर्ष में ही वो नहीं रहे। अब उपचुनाव हो रहा है, जो पार्टी के संगठन ने और पार्टी के नेतृत्व ने यहाँ से टिकट दे करके
दोबारा सेवा करने का अवसर दिया है। संभल में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने जामा मस्जिद के पास विदेशी कारतूस बरामद किए हैं। इनमें पाकिस्तान से बने 9 mm पिस्टल के खोखे और अमेरिका में बने 12 बोर के विंचेस्टर कारतूस शामिल इसमें मिले हैं। बता दें कि संभल हिंसा में विदेशी कारतूसों के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मस्जिद और आसपास के इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। सर्च अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है और पुलिस ने इलाके में डेरा डाल रखा है और हर आने जाने पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं। 24 तारीख को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसमें 4 लोगों की जान गई थी और 29 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उस इंसिडेंट में एसआईटी बना के 2 एसआईटी बना के जांच की जा रही है। उसमें जो एसआईटी जिसमें पुलिस के ऊपर हमले हुए और दूसरी एसआईटी है वो अनुकृति शर्मा जो आईपीएस हैं, जो इस सेक्टर की नहीं है, उनकी अगुवाई में उसका सुपरविजन किया जा रहा है। आज विवेचक अमित और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की जान माल की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद पलिया के नगर मंत्री विकास दीक्षित के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह को सौंपा गया है। ज्ञापन के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू सहित समस्त सनातन अनुयायियों के साथ किए जा रहे अमानवीय कृत्यों के विरोध में सनातनी हिंदू भाई बहनों की अस्मिता और जानमाल की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद पलिया कला द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू जनमानस पर वहां के जिहादी लोगों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार से मांग करता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, संरक्षा की जाए। और झांसी में एक तरफ जहां किसान खाद के लिए परेशान फिर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। जहां रात के अंधेरे में किसानों से मनमाने दामों पर खाद बेची जा रही थी, वहीं एक किसान ने जब इसका विरोध किया और सूचना प्रशासन को दी तो दुकानदार दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने किसानों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना और किसानों के बयान दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का यकीन दिलाया है। कौन आप? पटेल। अच्छा, बेजन पटेल भेज रहे हैं। क्यों, कितनी बोरियां भेज रहे हैं? 16 लाई और 15 नहीं हमें। अच्छा, और जाके अगर के बाद में हो जाए तुम्हारी नहीं तो कितना स्टॉक है इनके पास? लगभग कितनी बोरियां? खबर देवरिया से है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस्लामिक जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज के लोग आज हजारों की संख्या में देवरिया जिला मुख्यालय पर सड़कों पर उतरे और विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी, विधायक दीपक मिश्रा, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, पूर्व विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत भारी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो सवार एक मासूम सहित 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है, जहाँ डॉक्टर द्वारा घायल की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बांदा थाना गिरवा फुरहंड बेलगांव लिंक रोड में 3 दिसंबर की शाम के समय एक सीएनजी ऑटो किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसमें बैठे ड्राइवर प्रदीप कुमार सहित 3 अन्य लोगों को चोटें आई थी, जिनको इस सूचना पर स्थानीय पुलिस खुरहंड चौकी की पुलिस और डायल और रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र में शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। हत्या को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कल शाम को असगर नाम के शख्स ने सूचना दी थी कि उसके भतीजे के बहनोई आदि व्यक्तियों ने पैसे के लेन देन को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के लिए अभियोग विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को असगर नाम के व्यक्ति ने थाना
स्वार पर सूचना दी थी कि उसके भतीजे की हत्या भतीजे के बहनोई आदि व्यक्तियों ने मिल करके पैसे के लेन देन को लेकर के गोली मार करके कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पोते ने 70 साल की दादी का कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कत्ल के आरोपी पोते आकाश पर लोगों का कर्ज था, जिसको चुकता करने के मकसद से पोते ने दादी का कत्ल किया था। दादी का नाम पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। पोता प्रॉपर्टी बेचने का दबाव बनाता था। प्रॉपर्टी नहीं बेचने से नाराज पोते ने दादी की मौत की नींद सुला दिया। एक 70 वर्षीय महिला मृत अवस्था में मिली थी, जिस संबंध में कोतवाली ककोड़ पुलिस के द्वारा आज इस हत्या का सफल अनावरण किया गया है। इस संबंध में मृतका के पोते, जिसका नाम आकाश पुत्र रामवीर है, इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आकाश ने बताया है कि कुछ कर्ज था और जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मृतका के नाम पे थी और मृतका उसको बेचना नहीं चाह रही थी। इस संबंध में कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा था एवं आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी। इस कारणवश उसने 29-30 मार्च 2024 को मृतका की हत्या कर दी। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।